हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। पर्यावरण अध्ययन का जो पहला पाठ है उसी का यह अंक एक एक करके चल रहा है। आज हम अध्ययन करेंगे पर्यावरण अध्ययन में स्थानिक कालिक अध्ययन का। पर्यावरण में जब हम अध्ययन करेंगे तो पर्यावरण अध्ययन को हम दो पार्ट में बांटेंगे, एक स्थानिक, दूसरा कालिक। स्थानिक का आशय ये हो गया कि स्थान विशेष के संदर्भ में। अब जैसे कल्पना कर लीजिए, पूरे भारत का आपको पर्यावरण का भूगोल पढ़ना है या पर्यावरणीय जानकारी भारत की रखनी है, तो भारत की जब आप जानकारी रखेंगे तो संपूर्ण विश्व में ये एक स्थान विशेष की जानकारी हो गई। भारत में भी यदि आप पूर्वोत्तर का अध्ययन करते हैं, हिमालय का अध्ययन करते हैं, दक्षिण का अध्ययन करते हैं, तो यह सारी जानकारी जो भूगोल की होगी वह स्थान विशेष के संदर्भ में होगी। इसी तरह मान लीजिए आप अमेरिका का अध्ययन करते हैं, एशिया का अध्ययन करते हैं, यूरोप का अध्ययन करते हैं, तो यह संपूर्ण जानकारी जो आप करेंगे वह स्थान विशेष के संदर्भ में होगी। तो किसी भी छात्र के लिए या किसी भी अध्ययनकर्ता के लिए पर्यावरण की गहरी समझ रखने के लिए उसे पर्यावरण को दो पार्ट में अध्ययन करना चाहिए, एक स्थान के संदर्भ में, दूसरा समय या काल के संदर्भ में। तो स्थान स्पष्ट हो गया कि किसी धरातल के किसी भूभाग की पर्यावरण की संपूर्ण जानकारी रखना स्थानिक अध्ययन हो गया। जैसे हमने बताया कि सह्याद्री की पहाड़ियाँ, पश्चिम का तटवर्ती क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत या उत्तर भारत, ये सारी जानकारी जब हम इस संदर्भ में, इस मैप पर, इस खांचे में करेंगे तो हमारी स्थानिक पर्यावरण की जानकारी होगी। दूसरी जानकारी है जो कालिक अध्ययन की। तो कालिक अध्ययन का आशय ये हो गया कि जैसे हम मान लीजिए जो अध्ययन करने जा रहे हैं वह समय विशेष के संदर्भ में होगा। अब जैसे अपने यहाँ ले लीजिए, हमारे यहाँ जो ऋतुएं होती हैं, मौसम होता है, समय होता है, जैसे गर्मी, जाड़ा और बरसात, शरद, शिशिर, हेमंत, वसंत, यह एक समय, एक कालखंड के अनुसार जब हम किसी पर्यावरणीय क्षेत्र का अध्ययन करते हैं तो कालिक या किसी समय विशेष के संदर्भ में होता है। तो इस तरह पर्यावरण की अच्छी जानकारी रखनी है तो स्थान के संदर्भ में, समय और काल के संदर्भ में हम किसी पर्यावरण को पढ़ेंगे, किसी भू क्षेत्र को पढ़ेंगे तो हमको अच्छी जानकारी हासिल होगी। अब स्थानिक की बात है तो स्थानिक को हम भौतिक पॉइंट पर लें। जब किसी स्थान का हम अध्ययन करेंगे तो उस स्थान पर किन बातों का हम ध्यान रखेंगे, तो उसमें पहला पॉइंट हमारा है भौतिक क्षेत्र या भौतिक प्रदेश। जैसे ही आप ले लीजिए भारत को ही, तो भारत को हम कई भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं। जैसे उत्तर का हिमालय परिक्षेत्र, उत्तर का मैदानी इलाका, दक्षिण का पठार और समुद्र तटीय हमारे इलाके हैं। तो यह भौतिक प्रदेश हो गए कि हिमालयी क्षेत्र का हम अध्ययन करेंगे, उत्तर भारत के मैदान का अध्ययन करेंगे, दक्षिण के पठार का अध्ययन करेंगे। यह सारा अध्ययन किस संदर्भ में होगा? भौतिक परिप्रेक्ष्य में, भौतिक घटकों के अंतर्गत होगा। उसमें मिट्टी भी हो सकती है, उसमें जल भी हो सकता है, उसमें वनस्पतियां भी हो सकती हैं। तो जो भौतिक कारक हैं उन भौतिक कारकों का भौतिक प्रदेश के अंतर्गत हम जब सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे तो वह पर्यावरण की जानकारी हमारी भौतिक होगी, वह स्थान विशेष के संदर्भ में हो सकती है। अब है मानवीय। जब किसी स्थान विशेष का हम अध्ययन करेंगे तो स्वाभाविक है कि उस स्थान विशेष पर कोई न कोई मानव समाज रहता होगा, तो उस मानव समाज की सारी जानकारी रखना हमारे पर्यावरण की एक पूर्णता प्राप्त करेगा। हमने भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर लिया, उस भौतिक प्रदेश में जो मानव समाज निवास करता है उसका धर्म क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, उसकी भाषा क्या है, उसके रीति रिवाज क्या है, उसकी आर्थिक गतिविधियां क्या हैं, यह सारी जानकारी जब हम रखेंगे तो पर्यावरण के दोनों पक्षों की हम जानकारी रखेंगे, जिसमें एक है भौतिक प्रदेश, दूसरा है मानवीय प्रदेश।
यह भौतिक और मानवीय जब दोनों जानकारी एक अध्ययन करता रखेगा तो वह स्थान विशेष को कोड करके वह जानकारी आपको पूर्णता को ले जाएगी। अब दूसरी बात है काल के संदर्भ में, जैसे हमने अभी बताया था, तो काल माने समय। अब काल के संदर्भ में क्या करना है, दैनिक और ऋतु। जब किसी स्थान विशेष का आप कल्पना करिए कि हिमालय का आप अध्ययन कर रहे हैं, पर्वतीय क्षेत्र का, या उत्तर भारत के मैदान का, या दक्षिण के पठार का अध्ययन कर रहे हैं, तो वह अध्ययन कैसा होगा, दैनिक। एक दिन की जो घटनाएं हैं उसको आप नोट करेंगे, जैसे वहाँ का टेम्परेचर कितना रहा, वहाँ का वायुदाब कितना रहा, वहाँ की जो सारी गतिविधियां हैं एक दिन की, वह दैनिक गतियों का डेटा आप रखेंगे। इसके बाद आप ऋतु, अब हमने जो ये नाम गिनाए हैं कि हिमालयी क्षेत्र, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र, तो यह सारी चीजें दैनिक के साथ साथ ऋतु। हिमालयी क्षेत्र में जो पर्वतीय इलाका है वहाँ ऋतुएं किस काल में किस तरह के व्यवहार करती हैं। उत्तर भारत का जो मैदानी इलाका है, इस मैदानी इलाके में जैसे ग्रीष्म, बसंत, हेमंत, शरद, शिशिर, ये सारी ऋतुएं जो आती हैं, इन मैदानी इलाके पर, पर्वतीय इलाके पर, पठारी इलाके पर जो व्यवहार अपना प्रदर्शित करती हैं, वह व्यवहार का अध्ययन, उस व्यवहारिक डाटे का आकलन हमारे पर्यावरण को पूर्णता की तरफ ले जाएगा, हमारे पर्यावरण के अध्ययन को संपूर्णता प्रदान करेगा। तो इस तरह यदि एक छात्र इन बिंदुओं को ध्यान में रख करके अपने पर्यावरण की नॉलेज को इकट्ठा करे तो वह गहरी नॉलेज होगी। स्थानिक कालिक अध्ययन में नंबर 1 हो गया भौतिक और मानवीय, दूसरा हो गया कालिक में दैनिक और ऋतुगत अध्ययन जब करेंगे तो हमें पर्यावरण की जानकारी होगी। अब बारी आती है जैवमंडल का अध्ययन। अब जैवमंडल का अध्ययन क्या है, जैवमंडल का अर्थ यह हो गया कि धरातल पर जीवों का जो समूह है, उस जीवों के समूह का जब हम अध्ययन करेंगे तो वह सारी जानकारी हमारी पर्यावरण के अंतर्गत जैवमंडल के अंतर्गत आएगी। अब जैवमंडल में मुख्य चीजें क्या है, जैविक और अजैविक। धरातल पर प्रत्येक स्थान पर कोई न कोई जीव समूह पाया जाता है। वह जो जीव समूह होता है वह कई फॉर्मेट में होता है। जैसे एक एक करके मैं बता रहा हूं, साधारण शब्दों में आपको बता रहा हूं, आप भली भांति समझ जाएंगे। जैव समूह क्या है, जैसे उड़ने वाले पक्षी, चलने वाले जीव, दौड़ने वाले, रेंगने वाले, सरकने वाले, यह नाना प्रकार के जो जीवों का समूह है इस धरातल पर, वह इस श्रेणी के अंतर्गत आएगा जैविक। जीवधारियों का जो अध्ययन होगा वह जैविक अध्ययन होगा। इसमें कई प्रकार के हो सकते हैं, पशु हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, मानव खुद हो सकता है, और उसकी जो विविध प्रकार की गतिविधियां हैं उन सारी गतिविधियों का अध्ययन पर्यावरण की जानकारी को आपको संकेत करेगा। तो जैविक जानकारी हो गई। अजैविक जानकारी क्या है, जहां हम जैविक जानकारी में उड़ने, चलने, दौड़ने, तैरने, रेंगने, सरकने वाले जीवों का अध्ययन करेंगे, उसी तरह अजैविक में हम मिट्टी का, सूर्य के प्रकाश का, उसके ताप का, वायु के दाब का, मिट्टी का, यह ऋतु का, जलवायु का, यह सारे एक एक करके अध्ययन हमें पर्यावरण की तरफ ले जाएगा। तो यह जैविक हो गया, अजैविक हो गया। अब जैवमंडल की यह जानकारी जब एक छात्र प्राप्त कर लेगा तब उसे अगले बिंदु की तरफ जाना चाहिए, वह है प्रादेशिकता। पर्यावरण अध्ययन में यह प्रादेशिकता का बड़ा रोल है। कैसे? प्रादेशिकता में 2 प्रदेश हैं, एक भौगोलिक, एक जीव। भौगोलिक प्रदेश क्या है, जैसे अभी हमने चर्चा की थी कि हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का मैदान, दक्षिण का पठार और तटवर्ती इलाके, ये सारी जानकारी जो होगी एक भूगोल के पर्यावरणीय छात्र के लिए वह भौगोलिक प्रदेश के संदर्भ के रूप में होगी। अब वह भौगोलिक प्रदेश संदर्भ जब वह स्पष्ट कर लेगा, इसकी जानकारी इकट्ठा कर लेगा, तब बारी आएगी जीवोम प्रदेश की। जीवोम प्रदेश का फिर वही जो संकेत है कि जीवों के पूरे उस एरिया में जो जीवों का प्रदेश है, क्योंकि कुछ ऐसे भी क्षेत्र धरातल पर हैं जो जीव विहीन हैं, निर्जीव स्थल हैं, वहाँ कोई जीवन नहीं है,
हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले भौगोलिक प्रदेश पढ़ेंगे। जब प्रदेश का अध्ययन पर्यावरण के अंतर्गत करेंगे तो दूसरा है जीवों का। जीवों का जो समूह है उस एरिया में, उस खंड में, उस भूभाग में, उसकी जानकारी हम करेंगे। अब बात आती है भौतिक भूगोल की अवधारणा में पर्यावरण के प्रमुख तत्व कौन है। भौतिक भूगोल में जब आप आएंगे पर्यावरण को समझने के लिए, तो भौतिक भूगोल में पर्यावरण की अवधारणा को समझने के लिए कुछ विषयगत बिंदु हैं। अब इसमें नंबर 1 है, इसके जो पर्यावरण के तत्व हैं भौतिक भूगोल में, वह 3 पॉइंट में है। नंबर 1 स्थलखंड। पर्यावरण को समझने के लिए भौतिक के बाद हम जब पर्यावरण के तत्व को समझेंगे तो उसमें भौतिक क्षेत्र में पहला तत्व है स्थल मंडल। यहां 3 मंडल हैं। मंडल का अर्थ होता है समूह। हम पहले शब्द को ले रहे हैं स्थल मंडल, अर्थात धरातल पर जितने स्थल हैं उन स्थलों के समूह को हम स्थल मंडल कहते हैं। अब जैसे आप देख लीजिए, स्थल कई भागों में है, एशिया का, यूरोप का, अमेरिका, उत्तर और दक्षिण, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो स्थल बिखरे हुए हैं, इन संपूर्ण स्थलों के समूह को एक शब्द में जब हम पढ़ेंगे तो उसका नाम होगा स्थल मंडल। इस स्थल मंडल की हमें जानकारी रखनी पड़ेगी। इसको बिना जाने एक पर्यावरण का छात्र पर्यावरण की गहरी जानकारी नहीं रख सकता। तो हमें क्या करना है, पहले स्थल मंडल की जानकारी रखनी है। एशिया, यूरोप, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इस स्थलगत जानकारी भौतिक प्रदेश की पहली जानकारी है। दूसरी जानकारी है जल मंडल। अब जल मंडल की बात आएगी तो जल भी हमारा कई क्षेत्रों में बिखरा हुआ है, जैसे हिंद महासागर जल समूह, प्रशांत महासागर जल समूह, अटलांटिक महासागर जल समूह। इन स्थल मंडल के बाद जल मंडल का जो समूह है उसमें भी जीवन है, उसमें भी पर्यावरण है। जिस तरह स्थल मंडल पर यह जो हमने बताया वहाँ एक पर्यावरण है, ठीक इसी तरह जल मंडल में भी एक पर्यावरण है, जलीय जीवों का एक संसार है। तो जिस तरह स्थल मंडल के जीवों के संसार को आप पढ़ेंगे, स्थल मंडल पर भौतिक चीज़ों को पढ़ेंगे, स्थल मंडल पर जैविक चीज़ों को पढ़ेंगे, उसी तरह जल मंडल में जैविक जीवों को पढ़ेंगे। जल मंडल में जो जीव हैं, जल मंडल में जो जीवों का संसार है, उस संसार को भी जानना एक पर्यावरण के छात्र के लिए आवश्यक है। अब 2 बातें क्लियर हो गई। भौतिक भूगोल के अंतर्गत जब हम पर्यावरण को जानेंगे तो एक हो गया स्थल मंडल, दूसरा हो गया जल मंडल। अब तीसरी बात है वायुमंडल। इसी तरह जैसे यहाँ पर जीवों का संसार है, वायुमंडल में भी एक जीवों के समूह हैं, उसमें वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, तमाम तरह के जीव आकाश में हैं। उस वायुमंडलीय समूह में उसकी जानकारी रखना एक पर्यावरण के छात्र के लिए अति आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है। यदि एक भूगोल का छात्र भौतिक भूगोल के साथ पर्यावरण में जलमंडल, थलमंडल, वायुमंडल की जानकारी रखता है तो उसे निश्चित गहरी जानकारी पर्यावरण की होगी। अब इन सारे बिंदुओं के बाद हम बारी आती है पर्यावरण का अर्थ। मैं पिछली कक्षाओं में बताया भी था, आज फिर मैं दोहरा दे रहा हूँ। परि का अर्थ होता है चारों तरफ, आवरण का अर्थ होता है घेरा। जो हमारे चारों तरफ आवरण है, जो हमारे चारों तरफ घेरा है, वही हमारा पर्यावरण है। अब प्रश्न उठता है कि किस बात का हमारे चारों तरफ घेरा है, तो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। जैसे देख लीजिए, जड़ और चेतन। जड़ और चेतन का हमारे चारों तरफ घेरा क्या है? जैसे इस प्रश्न का अर्थ ही है, इस टॉपिक का अर्थ ही है पर्यावरण का अर्थ। तो पर्यावरण का अर्थ हो गया कि हमारे जो चारों तरफ घेरा है वह पर्यावरण है। तो हमारे चारों तरफ किस बात का घेरा है? तो पहला बिंदु हम लेते हैं जड़ और चेतन। जड़ क्या है? जिसमें जीवन नहीं है। यह बिल्डिंग है, यह भवन है, यह प्रकाश है, यह मिट्टी है, यह हवा है, यह सब जड़ चीजें हैं। चेतन क्या है? खुद मानव, सारे पशु पक्षी, वनस्पतियां, यह चेतन समूह का संसार है।
एक जड़ समूह का संसार है, जो जड़ हमारे चारों तरफ है घिरा हुआ, और चेतन से जो घिरा है इसकी जानकारी, पर्यावरण की जानकारी होगी। अब दूसरा बिंदु है स्वरूप और अरूप। स्वरूप क्या है? जो दिख रहा है वह स्वरूप है। कौन दिख रहा है? मैं दिख रहा हूं, आप दिख रहे हैं। हमारी संसार में जो भी कुछ दृश्यगत आंखों के द्वारा है वह सारा का सारा क्या है? स्वरूप चीजें हैं। और यह स्वरूप जो दिख रहा है, अब देख लीजिए, बिल्डिंग, भवन, माल, सांप, पहाड़, नदियां, झील, झरने, वायुमंडल, जलमंडल, थलमंडल, ये सब कुछ स्वरूप है। अर्थात इसका कोई न कोई रूप है, इसका कोई न कोई आकार है, और यही आकार, यही स्वरूप को समझना, पर्यावरण को समझना है। दूसरी बात है अरूप। यह संसार दो चीजों से बना है, एक तो दिखाई देने वाला है और दूसरा नहीं दिखाई देने वाला है। जो दिखाई दे रहा है और जो नहीं दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बीच में हमें बारीक तरीके से पर्यावरण को समझना पड़ेगा। अब जैसे जो दिखाई दे रहा है उसकी हमने तो चर्चा कर दी कि पर्वत, पहाड़ है, झील है, नदियां हैं, झरने हैं, माल है, सांप है, रेलवे है, रोडवेज है, बसें हैं, सड़कें हैं, औद्योगिक इकाइयां हैं, यह सारी स्वरूप चीजें हैं। सब कुछ दृश्यगत आंखों से देखा जा सकता है। अब दूसरी बात क्या है? अरूप। अरूप में क्या है? जैसे हमारा यह पूरा शरीर स्वरूप है, इसमें आत्मा क्या है? अरूप है। जो आत्मा नहीं दिखाई देती है, लेकिन आत्मा को हटा करके किसी जीव की कल्पना नहीं कर सकते। इसी तरह पूरे संसार में स्वरूप अरूप के संगुम्फन को समझना पड़ेगा। हमारी शरीर स्वरूप है, आत्मा अरूप है। इसी तरह पूरे इस जड़ जगत में, इस चेतन जगत में ये सारी चीजें ऐसी ही चल रही हैं जैसे ईश्वर है, लेकिन ईश्वर को कोई देख नहीं रहा है। वायुमंडल है, लेकिन हवाओं को आप छू नहीं सकते, हवाओं को पकड़ नहीं सकते, हवाओं को केवल महसूस कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये सारी चीजें चलती हैं। तो सजीव हो गया, निर्जीव। सजीव उसे कहते हैं जिसमें जीवन है, निर्जीव उसे कहते हैं जिसमें जीवन नहीं है। तो सजीव और निर्जीव को मिला करके एक पूरा का पूरा पर्यावरण है। अब बारी है भू पारिस्थितिकी का अध्ययन। भू पारिस्थितिकी का अध्ययन किसे कहते हैं? जब धरातल पर एक विद्यार्थी पर्यावरण के अध्ययन को करते समय, जब वो भू पारिस्थितिकी, भूमि के चारों तरफ जो स्थितियां हैं जड़ चेतन की, स्वरूप अरूप की, सजीव निर्जीव की, इन सब की जानकारी रखता है, तो उसे हम कहते हैं पर्यावरणीय स्तर। अब है कृत्रिम पर्यावरण। कृत्रिम पर्यावरण में मुख्य बात है सांस्कृतिक भूदृश्य की। सांस्कृतिक भूदृश्य क्या है? सांस्कृतिक भूदृश्य में जहाँ समाज है वहाँ संस्कृत है, और जहाँ समाज और संस्कृत है वहाँ एक भूदृश्य पैदा होगा। भूदृश्य कैसा हो सकता है? धर्म का, संस्कृत का, समाज का, ब्याह, शादी, सांस्कृतिक गतिविधियां, मेले, यह सब हमारे पर्यावरण के अंग हैं। सांस्कृतिक भूदृश्य में यह स्पष्ट है, समाज होगा तो समाज होगा तो उसका कोई न कोई अपना एक धर्म होगा, उस धर्म के अपने क्रियाकलाप होंगे, अपनी उसकी पूजा पद्धति होगी, उसके मानने वाले लोग होंगे, उसके विविध प्रकार होंगे। अब उसके सारी जो गतिविधियां चल रही हैं उस समाज की, वह सारी की सारी सांस्कृतिक में आ जाएंगी। उसमें मेला भी आ जाएगा, उसमें हाट बाजार भी आ जाएगा। और अंत में है तकनीक। तकनीक का आशय यह हो गया कि जो समाज अपने आसपास के परिवेश में रहता है उसमें वह तकनीकी ज्ञान प्राप्त करता है, और तकनीक के माध्यम से ही समाज उन्नत कर सकता है। कल्पना करिए कि जब से जंगलीपन से मानव यहाँ तक जो आया है, उस जंगलीपन के मानव की आज चांद तक की यात्रा में सबसे अहम किसी का रोल है, तो वह किसका रोल है? टेक्नोलॉजी का। तकनीक न होती तो यह सिंपल आदमी, दो हाथ पैर वाला, चांद तक नहीं जा सकता, मंगल पर नहीं जा सकता, हवाई जहाज की यात्राएं नहीं कर सकता, रेल का आविष्कार नहीं कर सकता। आज जो कुछ समाज, मानव समाज ने तरक्की की है, इस मानव समाज की तरक्की में मूल रोल है किसी का है, तो वह किसका है? टेक्नोलॉजी का, तकनीक का। अब बारी आती है विज्ञान की। जब समाज होगा तो उसका कोई न कोई ज्ञान होगा। जब वह ज्ञान
विशेष तरीके का प्राप्त करेगा तो उसे विज्ञान कहते हैं। ज्ञान और विज्ञान में यही अंतर है। साधारण जानकारी ज्ञान है, जब विशेष उसमें जुड़ जाएगी तो वह विज्ञान हो जाएगा। विज्ञान की अपनी एक शर्त है, किसी भी विषय वस्तु, किसी भी विषय ज्ञान को हम क्या करें, क्रमबद्ध कर लें, सुव्यवस्थित कर लें, सुसंगठित कर लें। तो जब ज्ञान क्रमबद्ध हो जाएगा, सुव्यवस्थित हो जाएगा, सुसंगठित हो जाएगा, तो वह ज्ञान हमारा क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। वह विशेष ही विज्ञान है। अब है सामाजिक क्रियाकलाप। सामाजिक क्रियाकलाप उसे कहते हैं जो समाज अपने आसपास के परिवेश में जो गतिविधियों को संचालित करता है वह सामाजिक क्रियाकलाप हो सकते हैं। मैं जैसे अभी नाम बताया था कि धर्म, जात, पूजा पद्धति, मेले, हाट, बाजार, रीति रिवाज, मेले, उत्सव, ये सारे सामाजिक क्रियाकलाप हैं। अब अंतिम बारी है आर्थिक गतिविधियों की। आर्थिक गतिविधियां धन से संबंधित हैं और यह सारी आर्थिक गतिविधियां धन की जो हैं मानव की उन्नति का कारक हैं और यह भी पर्यावरण अंग का एक पार्ट है। आर्थिक गतिविधियों को अगली कक्षा में मैं आपको पुनः विस्तार से बताऊंगा। इस वीडियो के लिए आपको बहुत बहुत ढेर सारा साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।